हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का प्लूटो एक्स पे। मेरा नाम है कुशाग्र तिवारी और हम लोग इस कोर्स में बात करने वाले हैं नीट 2026 में, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 डेज में नीट का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करी, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स की बात करी, और आज इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग स्क्रू गेज की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स ऐसे दो टॉपिक हैं जो पिछले करीब 5 से 6 सालों में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। अगर वर्नियर कैलिपर्स आता है तो स्क्रू गेज नहीं, स्क्रू गेज आता है तो वर्नियर कैलिपर्स नहीं, मतलब कोई ना कोई इन दोनों टॉपिक में से जरूर हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज। देखते हैं क्या होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का एक और नाम होता है, उसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। किस काम आता है ये एक पतली थिकनेस को, किसी भी लंबाई को नापने के लिए काम आता है। बहुत बहुत पतली कोई थिन चीज की मोटाई को नापने के लिए इसका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? इसमें एक स्क्रू होता है मेन। जो सारी की सारी बातें वो इस स्क्रू पे है। तो हम लोग स्क्रू को समझते हैं, क्या होता है स्क्रू। बच्चों, स्क्रू इंडिया में जो स्क्रू काम करते हैं वो राइट हैंड थंब रूल पे काम करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई स्क्रू है, अगर आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, अपने राइट हैंड इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो हमारा थंब किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। मतलब हमारा स्क्रू किधर जाएगा? इस तरफ। अगर आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो स्क्रू किधर बढ़ेगा? इस तरफ बढ़ेगा। ये इंडिया में स्क्रू का जो होते हैं, जितने भी इंडिया में स्क्रू हम लोग काम करते हैं वो सारे राइट हैंड पर होते हैं। हो सकता है आप जापान में जाएं तो वहां पे लेफ्ट हैंड पे काम करते हैं। तो इंडिया में जितने भी स्क्रू हैं वो किस पे काम करते हैं? राइट हैंड पे काम करते हैं। सबसे पहली बात हमें ये मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक शब्द यूज होता है पिच। पिच क्या चीज होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पिच का क्या मतलब होता है? पिच का क्या मतलब होता है, देखिए, हमारे पास एक ये सेवलॉन की एक खाली बोतल है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम इसको, हमने क्या बोला, राइट हैंड पे काम करता है। अब इसको एक स्क्रू की तरह समझिए। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसको जाना किधर चाहिए? इस तरफ। तो हमने देखिए इसको घुमाया, घुमाया, ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। अब देखिए, हम इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए? अंदर की तरफ। तो हमने इसको घुमाया, ये कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये आप इसको स्क्रू की तरह समझ सकते हैं। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या कहा, पिच क्या होती है, पिच को समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार किसी स्क्रू कोई स्क्रू एक बार पूरा चक्कर काटने पर, कोई स्क्रू एक बार पूरा चक्कर काटने पर जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, उसको ही हम बोलते हैं उसकी पिच। जैसे समझिएगा, अगर हमने इसको ऐसे घुमाया, एक चक्कर पूरा घुमाया, तो जितना ये खुला, जितना ये बाहर आया, ये जो मोटाई आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये चीज जितना ये बाहर आया, जितना ये बाहर आया, इसे जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, यही इसकी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। तो इस बात को लिख लेते हैं। पिच का क्या मतलब हुआ? पिच का क्या मतलब हुआ? एक चक्कर कंप्लीट करने पर जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और जनरली स्क्रू गेज जो जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें ये पिच की जो वैल्यू होती है, इस पिच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? स्टैंडर्ड में ये होती है 0.5 mm कई जगहों पर, या फिर कई जगहों पर 1 mm भी यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब कोई बनाना चाहे तो 0.25 mm का भी बना सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है 0.5 mm या फिर 1 mm। ओके, ठीक है भाई, हम ये समझ गए कि स्क्रू इंडिया में कैसे काम करता है, ये पिच क्या होती है। ठीक है सर। तो सर इससे हम कैसे लेंथ, कोई मोटाई नाप सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे समझिए, अब हम इसको इसको यूज कैसे करने वाले हैं, देखिए। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक दीवार है, मेरे पास एक दीवार है। इस दीवार से हमने एक स्क्रू को टाइट कर रखा है, स्क्रू को टाइट कर रखा है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मान लीजिए एक ये पेपर है, ये एक पेपर है। इस पेपर की थिकनेस को हम नापना चाहते हैं, इस पेपर की थिकनेस को नापना चाहते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक ये छोटा पीस है पेपर का, ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर की थिकनेस को हम नापना चाहते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे रखा, हमने इसको यहाँ पे रखा, इस दीवार और स्क्रू के बीच में रखा, और हमने इस स्क्रू को खोलना शुरू किया। अब ये जो हिस्सा है पीछे का, हमने इसको बांध रखा है कि इसको गिर ना जाए, ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ पे रखा और हमने इसको ओपन करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया।
मान लो ये पीछे खुलता गया खुलता, क्योंकि इस तरीके से घुमाएंगे इस तरफ जाने वाला है, तो अब ये स्क्रू खुलना शुरू हुआ। खुलते खुलते हमने अपने पेपर को मान लो एक बार घुमाया, पूरा पेपर अंदर नहीं गया, फिर 2 बार घुमाया, फिर नहीं गया, तो 3 बार पूरा चक्कर काटने पर हमारा स्क्रू अंदर चला गया, हमारा स्क्रू पीछे चला गया और पेपर पूरा का पूरा कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो अब अगर 3 बार स्क्रू को घुमाने पर, अगर 3 बार स्क्रू घुमाने पर, 3 बार स्क्रू घुमाने पर अगर हमारा पूरा का पूरा पेपर इसके अंदर आ जा रहा है, तो पेपर की थिकनेस कितनी हुई? तो हमने कहा अगर मान लो इस एपरेटस में अगर पिच मतलब एक बार चक्कर घुमाने पर 1 mm की डिस्प्लेसमेंट होती है, हमने माना 1 mm की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कितनी बार घुमाया गया? 3 बार घुमाया गया। जिसका मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? 3 mm की हो जाएगी। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमने दीवार बनाई, दीवार के बीच में हमने अपनी उंगली को रखा, जैसे हमने इस उंगली को रखा और हमने स्क्रू को क्या करना किया? पीछे घुमाना शुरू किया, इस तरीके से घुमाना शुरू किया। स्क्रू कहाँ जाएगा? राइट में, और उंगली कहाँ जाने लगेगी? अंदर। मान लो हमने एक बार पूरा घुमाया, उंगली नहीं गई, फिर हमने दूसरी बार घुमाया, 2 चक्कर काटे, अभी भी उंगली नहीं गई, 3 चक्कर काटे, अभी भी नहीं गई, 4 चक्कर काटे, अब जाकर हमारी पूरी की पूरी उंगली इसमें आ गई। अब एक बार चक्कर काटने पर कितना चलता है? 1 mm, तो 4 बार काटने पर कितना चलेगा? 4 mm। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इससे अपने कागज की, अपनी किसी उंगली की या इन सबकी मोटाई को नापना हमने शुरू कर दिया। ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इस पेपर की थिकनेस को नापना था, तो हमने इसको घुमाया, अभी इसके बीच में अभी नहीं आया, 4 बार घुमाया, 3 बार घुमाया और ये आ गया। तो अब ये जितना पीछे डिस्प्लेस हुआ होगा उस हिसाब से हम इसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही थी सभी को, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या जरूरी है कि 4 ही चक्कर पूरे काटें? हो सकता है एक स्क्रू 2 चक्कर पूरा काटा और तीसरे चक्कर में पूरा तीसरा ना काट करके आधा चक्कर ही चला, हाँ ऐसा भी हो सकता है। या मान लो 1/3 ही चला, तो हम कैसे करेंगे? और क्या ये, और अगर मान लो ये अगर 1 mm, 2 mm, 3 mm, ये तो हम स्केल से भी नाप सकते थे, तो फिर स्क्रू गेज की क्या जरूरत? अरे भाई सीधी सी बात है, 1 mm तो हम इससे भी नाप सकते थे, मेन स्केल से भी नाप सकते थे, तो स्क्रू गेज की क्या जरूरत? तो इसको क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 1 mm से भी और लीस्ट नंबर को हम मेजर कर सकें, इसलिए हमने इसका यूज किया। तो कैसे करते हैं, कैसे वर्क करेंगे और कैसे छोटे नंबर को मेजर करता है उसको समझना। हमने क्या किया, ये जो स्क्रू है इसके इस हिस्से को इधर से देखा, तो हमने इस पे यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे निशान बने हुए थे, कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था 0, यहाँ पर लिखा हुआ था 0, यहाँ पे लिखा हुआ था 1, यहाँ लिखा हुआ था 2, यहाँ पे लिखा हुआ था 3, यहाँ पे लिखा हुआ था 3। मेरी बात ध्यान समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, फोकस पूरा का पूरा इधर रखिएगा। हुआ क्या, मान लीजिए हमने अपने हाथ को इसके बीच में रखा, जैसे हमने अपने हाथ को इसके बीच में रखा और स्क्रू को हमने घुमाना शुरू किया, 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, याद रखिएगा 1 बार घूमने पर कितना बढ़ता है? 1 mm। हमने देखा कि पूरा का पूरा स्क्रू 4 बार घूमा, 4 बार घूमा। और एक बात और, जब हम स्क्रू पूरा का पूरा टाइट था, तो इस नंबर के आगे 0 लिख के आ रहा था, मतलब इस दीवार के आगे जो सबसे ऊपर हिस्सा था, जैसे इस बॉटल की बात करें, तो यहां से हमने इसको घुमाना शुरू किया, यहां हमने इसको 0 बना दिया, ये 0 है, ये 1 है, इस तरीके से। अभी एकदम टाइट है, हमने इसको घुमाया, 4 बार पूरा घूम गया मान लीजिए, और जब 5वीं बार घुमाने लगे, तो मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर जो नंबर आया वो क्या आया? 1 आया। तो हमने कहा 4 कंप्लीट रोटेशन, 4 कंप्लीट रोटेशन प्लस अब ये जो नंबर आया था, इसके नंबर जो ये ऊपर जिसके जस्ट सामने जो नंबर आया, वहां पर क्या लिखा हुआ था? 1 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 1। इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरा चक्कर काटेगा, तो अगर हम 1 पे आया, इसका मतलब कितना चक्कर काटा उसने? 1/4, मतलब पूरे एक चक्कर का 1/4 चक्कर काटा। भाई 4 चक्कर तो कंप्लीट कर लिए उसने, मेरी बात समझिएगा, 4 चक्कर तो उसने पूरे कंप्लीट किए, और 5वें चक्कर में वो 0 आना चाहिए था, पूरा 5 का पूरा 5 पूरी घूम करके वापस 0 के सामने 0 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर के 0 के बाद क्या आया? 1 आया। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ऐसे 0 बना दें, यहाँ पर हम 1 लिख दें, यहाँ हम 2 लिख दें, यहाँ हम 3 लिख दें, और ये हम रेफरेंस लाइन बना दें, तो अभी एकदम टाइट है 0 के सामने, यहाँ पर इस लाइन के सामने 0 है। अब हमने इसको घुमाना शुरू किया, 4 बार ये पूरा घूम गया, 5वीं बार घुमाने पर 0 यहाँ आना क्या चाहिए था? 0 के पास सीधा 0 आ जाना चाहिए था, तब हम कहते पूरा चक्कर हुआ। लेकिन 0 के सामने 0 ना आकर के 0 के सामने 0 ना आकर के 0 के सामने क्या आ गया? 1 आ गया।
तो हमने कहा इसका मतलब इसमें हमने 4 डिवीजन कर रखे थे, तो 4 कंप्लीट रोटेशन किए, मतलब 4 चला, और उसके बाद एक पूरे रोटेशन का कितना चला, 1/4 चला। इसका मतलब हमने कहा कि 4 कंप्लीट रोटेशन उसने चले, उसके बाद प्लस 1/4 रोटेशन उसने और चला, 1/4 रोटेशन उसने और चला। हमने कहा बहुत आसानी से फिर तो हम इसकी बता सकते हैं कितना हमारे हाथ की मोटाई होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे कैसे वो कितना चला है, 4 तो कंप्लीट चक्कर चला, प्लस 1/4 हिस्सा, एक पूरे रोटेशन का 1/4 और चला, 1/4 कह लो या फिर कह लो 4 प्लस 0.25, मतलब 1/4 हिस्सा और चला, मतलब कितना चला, 4.25 चक्कर चला, 4.25 चक्कर चला। एक चक्कर चलने में कितना चलता है, 1 mm, तो 4.25 चक्कर चलने में कितना चलेगा, 4.25 mm, 4.25 mm, ये हमारे हाथ की क्या हो गई, थिकनेस हो गई। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, हमने कहा कि अगर मान लो हमने एक स्क्रू लिया है और उसमें हमने यहां 0 बनाया है, यहां 1 बनाया, यहां 2 बनाया, यहां 3 बनाया, और हमने कहा कि हमने इस स्क्रू को घुमाया और 5 कंप्लीट चक्कर लग गए, और जो सामने आया है नंबर, यहां पर जो नंबर आया इसके सामने 5 कंप्लीट चक्कर लगने के बाद जो सामने नंबर आया वहां पर लिखा हुआ था 2, वहां पर क्या लिखा हुआ था 2। तो अगर ये 0 के सामने 0 आ जाता है, इसका मतलब कितना चक्कर लगता है कंप्लीट, 1 चक्कर। लेकिन 0 के बाद क्या आया, 2 आया, मतलब पूरे चक्कर का कितना लगा, हाफ लगा। इसका मतलब कितना चक्कर कटा है कि 5 चक्कर तो कंप्लीट प्लस आधा चक्कर और, मतलब कितना, 5.5 चक्कर, 5.5 चक्कर। एक चक्कर में कितना चलता है, 1 mm, तो 5.5 में कितना चलेगा, 5.5 mm इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने कहा यार ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं कि ये फार्मूला वो फार्मूला, ये तो बिना फार्मूले के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, हमने कहा एक काम करो, और क्या हम अंदर जा सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल और। अब हमने क्या किया, इस स्क्रू पे कपड़ा लपेट दिया, स्क्रू को हमने और ऐसा, मतलब एंगल तो उतना ही चलेगा, 360 डिग्री चलेगा, तो हमने इस पे कपड़ा लपेटा जिससे हम नंबर और बढ़ा सकें। अब इस बार क्या किया हमने, यहां हमने 0 बना लिखा, और ऐसे हमने इसमें अलग अलग डिविजन्स की, और इनमें इस बार 50 डिविजन्स कर दिए। कितने डिविजन कर दिए, 50 डिविजन कर दिए। मतलब यहां पर लिखा हुआ था 49, टोटल डिवीजन कितने हो गए, 50 हो गए। इस बार हमने जब सॉल्व किया, इस बार भी हमने अपने हाथ को रखा, या मान लीजिए कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखा, इस बार जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने देखा 8 चक्कर कंप्लीट लगे, 8 चक्कर कंप्लीट लगे। और इस बार रेफरेंस लाइन के सामने, मतलब इस लाइन के सामने जो नंबर आया वो सपोज कर लीजिए आ गया 5। कितना आया, 5। कितना आ गया, 5। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, कि 8 चक्कर तो पूरे लगे उसने, 8 चक्कर तो उसने पूरे लगे, और ये पूरे एक चक्कर को उसने कितने में डिवाइड कर रखा है, 50 हिस्सों में। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, इसने पूरे को कितने में डिवाइड कर रखा है, पूरे चक्कर को इसने कितने डिविजन्स बना रखे हैं, 50। तो अगर वो सिर्फ 0 के बाद 1 आ जाता तो कितना चक्कर चलता, 1/50। लेकिन यहां पर कितना आया, 0 के सामने क्या आया, 0 की जगह क्या आया, 5 आया। इसका मतलब कितना चक्कर कटा, 1/50 इंटू में 5, मतलब 5/50 चक्कर ही तो कटा। समझने की कोशिश करिएगा, 5/50 चक्कर ही तो कटा। तो हमने कहा यहां लिख सकते हैं 5/50 चक्कर, ये हो गया। तो अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी कि भैया 8 प्लस 5/50 इंटू एक चक्कर में कितना चलता है, 1 mm, तो इंटू में 1 mm कर दिया, 1 mm कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। कितना आ गया, कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/10, मतलब 8 प्लस 0.1, मतलब 8.1 mm। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक और ट्राई करके देखते हैं, देख लेते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। बच्चों अगर मान लो हमने एक स्क्रू बनाया, यहाँ हमने 0 लिखा, यहाँ हमने 1 लिखा, और ऐसे करके हमने मार्किंग कर दी, और यहाँ हमने 99 कर दिया। मतलब हमने एक चक्कर को, एक पूरे रोटेशन को, एक पूरा चक्कर को कितने हिस्सों में बांट दिया, 100 डिविजन्स में बांट दिया। कितने में बांट दिया, 100 डिविजन्स में। अब हमने इस दीवार के सामने ये स्क्रू को लगाया और हमने स्क्रू को घुमाना शुरू किया। हमने अपने हाथ को यहाँ रखा, हमने देखा जब हमने अपने हाथ को रखा तो 4 चक्कर तो कंप्लीट लग गए, 4 चक्कर तो कंप्लीट लग गए। और इस लाइन के जो सामने लिखा हुआ था, इस लाइन के सामने क्या लिखा हुआ था, 25 लिखा हुआ था, 25 लिखा हुआ था। तो हमने कहा इसका मतलब 100 चक्कर में उसने 100 चक्कर का, ये कह लो 100 डिवीजन, 100 हिस्से में से 25 हिस्से उसमें चले, है ना।
एक चक्कर चलता मतलब 100, तो 100 हिस्से का 25 हिस्सा उसने चला, मतलब हम क्या कर सकते हैं प्लस 25। भाई एक का मतलब कितना होगा, 1/100 इंटू में क्या कर देंगे 25, मतलब 25/100 हिस्सा उसने एक्स्ट्रा चला, तो क्या कहेंगे 4 + 1/4 और इंटू में क्या कर देंगे 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.25 मिलीमीटर। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई हमें फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से हम रीडिंग निकालने लगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात इतनी। अच्छा, अब बच्चों अगर ये बताओ कि अगर मान लो हम यही स्क्रू लेते हैं और यहाँ 0 लिखें, यहाँ 1 लिखें और यहाँ हम 99 लिखें, तो टोटल कितने किस्से कर दिए हमने, 100 हिस्से कर दिए। और मान लो जैसे ही हमने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसने सिर्फ 0 से कहा आ गया 1 आया, 0 से कहा आया 1 आया, मतलब 0 के सामने 1 आ गया। तो उसने कहा पूरे 100 हिस्से में से कितना हिस्सा तुम चले, 100 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा ही तो चले, तुमने क्या कहा 1/100, 1 क्या आ गया 100। तो क्या इससे भी कम हम नाप सकते थे, इससे हम कम नाप नहीं सकते, मतलब कितना आया 0.01 mm। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मिनिमम वो वैल्यू है जिसको इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का हमने एक फार्मूला बना लिया, क्या कि ये एक चक्कर पूरा काटने पे, एक चक्कर पूरा काटने पे कितना चला 1 mm, तो हमने कहा दिया ये हो गया पिच। ये क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन, कितने डिविजन थे उसमें 100, तो 1/100। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट के लिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करिए कि अगर इसमें 50 डिविजन्स हैं, अगर इसमें 50 डिविजन्स हैं और इसकी जो पिच है, इसकी जो पिच है वो 0.5 mm है, तो बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे पिच 0.5 अपॉन में डिविजन्स कितने हैं 50, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 1/100, 1/100, 1/100 मतलब कितना आया 0.01 mm, ये इसकी पिच आ जाएगी। अरे क्लियर, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसकी पिच, लीस्ट काउंट, ये सारी बातें निकाल सकते हैं। इसकी लीस्ट काउंट कितनी आई 0.01 mm, या अलग सवाल के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि स्क्रू गेज किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं और लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन सवालों को हम लोग बेसिकली कैसे करने वाले हैं, सोचने कैसे वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं फार्मूले के ऊपर। अगर किसी बच्चे को फार्मूला ही खेलना है तो फार्मूला कैसे लिखेगा, तो बच्चों एक बार पूरा चक्कर काटने पर, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक बार पूरा चक्कर काटने पर जितना वो चलता है उसको हम पिच बोले थे। मान लो उसने 8 चक्कर पूरे 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 काटे, 8 चक्कर पूरे 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 उसने काटे, तो एक चक्कर काटने पर जो बोलते हैं उसको पिच। तो 8 चक्कर काटे, इसका मतलब 8 इंटू पिच, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी एमएसआर, मतलब मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको घुमाएंगे तो जितना ये पीछे खुल रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे मार्किंग बनेगी, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जब ये एक बार पूरा चक्कर घूमा, एक बार पूरा चक्कर घूमा, तो इस समय एक बार घूमने पर हमें क्या दिखाई पड़ा, 1 दिखाई पड़ा, 2 बार 2 चक्कर घूमने पर मान लो 2 दिखाई पड़ा, 3 चक्कर घूमने पर मान लो 3 दिखाई पड़ा। तो ये जो इसमें जो रीडिंग हमें दिख रही है 1 2 3 4 5, यही क्या कहलाएगी इसकी, ये कहलाएगी इसकी मेन स्केल रीडिंग या एमएसआर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक चक्कर काटने पर जितना वो पीछे जाता है उसको पिच बोलेंगे। और हमें मान लो उसने कहा कि 8 चक्कर काटा, उसने 8 चक्कर काटा और पिच उसकी 1 mm है, तो हम कह देंगे एमएसआर कितना हो जाएगा 8 mm। तो इसे क्या बोलेंगे एमएसआर या फिर मेन स्केल रीडिंग। अब ये जो हमारे पास स्क्रू था, इसमें जो मार्किंग बनी हुई थी, इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, जैसे हमने कहा ना कि ये जो थी ये है हमारी रेफरेंस लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइन है और ये हमारा 0 है। तो इस रेफरेंस लाइन के जो सामने नंबर आता है उसी को हम लोग ये आएगा, उस नंबर को कहेंगे सीएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे घुमाया हमने, मान लो 5 आया निकल करके, 10 आया निकल करके, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे सीएसआर या फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये लीस्ट काउंट आपको निकालना सिखा दिया, ऐसे पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, उससे हम लिख कर रहे हैं कि फार्मूला अगर कभी खेलना हो तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। अगर हमने आपसे कहा किसी सवाल में, एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, किसी सवाल में मान लो उसने कहा कि जो पिच है वो 1 mm है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा चक्कर काटने पर कितना बढ़ता है ये
1 mm, ठीक है ना, ये इसकी पिच है, ठीक है। उसने कहा कि मेन स्केल में उसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4 mm, 4 mm दिख रहा है, ठीक है। मेन स्केल में क्या दिख रहा है उसको? 4 mm, ठीक है। मेन स्केल में उसको क्या दिख रहा है? 4 mm दिख रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। और क्या दे रखा है उसने? उसने बोला कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो हैं वो उसने कह दिया 100 है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 100 है, ठीक है। और जो रेफरेंस लाइन के सामने उसको नंबर दिख रहा है, मतलब सर्कुलर स्केल जो रीडिंग दिख रही है उसको, वो कितना नंबर दिख रहा है? वो उसको दिख रहा है 75, 75। तो बताओ रीडिंग क्या हुई? तो बताओ रीडिंग क्या हुई या मोटाई क्या हुई? तुमने कहा बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? कैसे? कि भैया 4 चक्कर तो उसने पूरे काटे होंगे, 4 चक्कर तो उसने पूरे काटे होंगे। तुमने कहा 4 चक्कर तो पूरे काटे, प्लस प्लस 100 हिस्से थे ना भाई। एक पूरे पूरे चक्कर का कितना हिस्से किसने कर दिया? 100। 100 में से कितना हिस्सा चल गया? 75 हिस्से चल गए, मतलब 75/100, 75/100। और एक चक्कर में कितना चलता है? 1 mm, तो इंटू में 1 mm। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 25 3 और ये 4 आ जाएगा। आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अरे क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। एक और करना चाहते हैं तो आप लोग एक और करके देख सकते हैं। कैसे? कैसे फिर से समझिएगा। कैसे? एक सवाल को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 2 चक्कर काटने पर वो 1 mm आगे बढ़ता है, ठीक। 2 चक्कर काटने पर कितना बढ़ता है आगे? 1 mm आगे बढ़ता है, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 50। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 50। तो पहला सवाल है, बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस बार पिच कितनी हुई? 2 चक्कर काटने पर 1 mm, तो 1 चक्कर काटने पर 0.5 mm, तो पिच कितनी हो गई? 0.5 mm, ठीक। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कितने हैं? 50। तो आंसर कितना आ गया? 1/100, मतलब 0.01। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आप बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए पिच दे रखी है 0.25 mm, पिच दे रखी है। हम आपको लिख देते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि अगर पिच दे रखी है 0.25 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स हैं 50, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन है 50। तो पहला क्वेश्चन है लीस्ट काउंट बताइए। और अगर अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आ रही है वो 45 आ रही है, और जो मेन स्केल रीडिंग है वो 8 mm है, तो बताइए रीडिंग क्या होगी, उसकी मोटाई क्या होने वाली है? ये आपका ये क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या बच्चों कि इस इंस्ट्रूमेंट में कई बार ये देखो, सिंपल है कि जिस एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि बैकलेस एरर किसमें किसमें हो सकती है। मेरे बच्चों, जिस भी डिवाइस में, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू काम आता है, उन सब में बैकलेस एरर हो सकती है। उन सब में क्या हो सकती है? बैकलेस एरर हो सकती है। जैसे स्क्रू गेज में स्क्रू यूज हो रहा है तो इसका मतलब बैकलेस एरर हो सकती है। अब ये बैकलेस एरर क्या होती है? कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम स्क्रू को आगे पीछे करते हैं तो मेटल जो होता है कई बार टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकलेस एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकलेस एरर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बार बार इसको आगे पीछे खींच रहे हैं, तो ये हिस्सा मान लो टूट जाए, तो ये हो सकता है यहां तक अभी घूम रहा था तो और आगे अंदर चला जाए, और अंदर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएंगी? बैकलेस एरर हो सकती है। या फिर मान लो यहाँ पर कुछ गंदगी जम जाए, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कुछ प्लास्टिक से जैसा जमा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या है? गंदगी जमी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये यहाँ पर भी ये बैकलेस एरर की निशानी है। तो हम कहेंगे बैकलेस एरर किसमें हो सकती है? स्क्रू गेज में बैकलेस एरर हो सकती है। ठीक है भाई। अब एक शब्द आता है जीरो एरर। जीरो एरर का क्या मतलब होता है? जीरो एरर का मतलब ये होता है कि जब आप उसको पूरा टाइट करेंगे, बंद करेंगे, तो रेफरेंस लाइन के सामने अगर जीरो ना आए, या तो जीरो ऊपर चला जाए तो जीरो नीचे चला जाए, इसको बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब बच्चों ये नहीं होता है कि कोई एरर नहीं है। जीरो एरर का मतलब होता है जीरो रेफरेंस लाइन के सामने
नहीं है। मेरी बात इसको लिख लेते हैं। जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस लाइन के सामने जीरो, किसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो, का जीरो नहीं होना, नहीं होना, ये कहलाता है जीरो एरर, ये कहलाता है जीरो एरर। तो अगर मान लीजिए हमारा एपरेटस एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा? देखिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है और ये हमारी सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल का जीरो, रेफरेंस लाइन का जीरो, दोनों क्या हुए? कॉन्साइड कर गए। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो विदाउट जीरो एरर। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा है? विदाउट जीरो एरर। लेकिन अगर मान लो इस इंस्ट्रूमेंट में देखना ध्यान से, इस इंस्ट्रूमेंट में देखना ध्यान से कि ये तो हो गई रेफरेंस लाइन, लेकिन इस बार आना क्या चाहिए था? इसके सामने जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है? 3 लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जैसे ये एकदम, इसको हमने बढ़िया से टाइट किया, एकदम बढ़िया से टाइट किया, ठीक, एकदम बढ़िया से टाइट किया। अब होना क्या चाहिए था? इस यहां पर हमने मान लो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी और यहां लिखा था जीरो, तो रेफरेंस लाइन के सामने क्या आया? जीरो आया, ठीक। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में कोई गंदगी फंसी हुई है, सपोज करो हमने हमने इसमें कागज को फंसा दिया, ये मान लो इसकी गंदगी, ये मान लो इसकी गंदगी है, ठीक है ना। और अब हमने इसको टाइट किया, अब हमने इसको टाइट किया, तो जितना पहले टाइट हुआ था क्या उतना टाइट हो पाएगा? मतलब उसी जगह पे पहुंच पाएगा? नहीं। ये तो इसका मतलब पहले अगर यहाँ पर जीरो लिखा हुआ था, सपोज करिएगा कि ये हमने इसमें फंसाया हुआ है, ये हमने फंसाया हुआ है इसमें, ये हमने इसमें फंसा रखा है मान लो, ठीक है ना, ये इसमें फंसा हुआ है। तो अब जितना पहले जीरो आ रहा है, जहां पर पहले जीरो था वहां तो नहीं होगा भाई, क्योंकि जीरो होने के लिए एकदम टाइट होना, एकदम वहीं पे पहुंचना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ है? कोई गंदगी फंसी हुई है, इसका मतलब जीरो रेफरेंस लाइन के सामने नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ जा रहा है? ये ऐसे हो रहा है ना, अंदर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ फुला हुआ है ना। तो अब इस जीरो की जगह क्या होगा? कोई नंबर आ गया होगा, हो सकता है वो वन, अगर इसकी थिकनेस 1 mm हुई तो वो 1 mm, वो जितनी भी गंदगी होने वाली है उतनी ही मोटाई की जो हमारे पास है वो एरर आ जाने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जीरो की जगह क्या आया हुआ है? 3 आया है। जीरो की जगह क्या आया है? 3 आया। अच्छा, इन सारे सवालों में हमने मान लिया कि 1 mm की पिच है। पिच कितने mm की है? 1 mm की पिच है, 1 mm की पिच है, ठीक है। हमने ऐसा मान रखा है कि सब में पिच कितने की है? 1 mm की है। और इसमें नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? 100 है। इसका मतलब लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? 1/100, मतलब 0.01 mm, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, तो अब हमसे कोई पूछे ये कौन सी एरर होगी, हमने कहा इसमें ऑलरेडी कोई रीडिंग बता रहा है, ऑलरेडी बता रहा है कि ये जो है 3 डिविजन आगे जा चुका है, 100 में से 3 डिविजन ऑलरेडी आगे जा चुका है ना। तो हमसे कोई पूछे कि ये जो एरर है वो कितनी होगी, तो हमने कहा कि अगर एक डिवीजन आगे जाता तो होती 0.01, तो इसमें कितना आगे गया? 3 डिवीजन आगे गया। इसका मतलब इसमें एरर कितने की हो जाएगी? इसमें एरर हो जाएगी 3 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब 0.01 mm, मतलब 0.03 mm की इसमें क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। अच्छा सर, इस एरर का क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अरे एक्स्ट्रा बता रहा है ना, तो जब रीडिंग लेने आएंगे तो इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैसी एरर कहलाएगी? पॉजिटिव एरर कहलाएगी। पॉजिटिव एरर हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब इसी पे एक सवाल करके देखते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप लोग ओरली देने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा क्या हम बोल। मान लो रेफरेंस लाइन के सामने, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के सामने, इस रेफरेंस लाइन के सामने 5 आया। कितना आया? 5 आया, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन के सामने क्या आया? 5 आया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रेफरेंस लाइन के सामने हमारे पास आ गया 5, जीरो हमारा यहाँ नीचे है कहीं, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। नंबर ऑफ डिविजन कितना है इसमें? नंबर ऑफ डिविजन कितना है? 100 डिविजन, 100 डिविजन है। पिच कितनी है? पिच है 1 mm, पिच है 1 mm। ये तब की बात है जब इसमें कोई इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा नहीं था, मतलब जॉज आर टेस्ट टू ईच अदर, कल की बात याद होनी चाहिए कि जब भी कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, तब की बात ये थी, ठीक। फिर क्या हुआ? जब हमने इसी में कोई ऑब्जेक्ट को फंसाया, जब हमने इसी में किसी ऑब्जेक्ट को फंसाया, तो 5 कंप्लीट रोटेशन उसने लगाए, 5 कंप्लीट रोटेशन लगाए। और इस बार रेफरेंस लाइन के सामने जो लिख के आया, इस बार जो रेफरेंस लाइन के सामने लिख के आया वो 19 लिख के आया। वो कितना लिख के आया? 19 लिख के आया। वो कितना लिख के आया? 19 लिख के आया।
तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की मोटाई क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, थिकनेस क्या होगी। आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं, एक बार सोचिए और बताइए। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचिए बताइए, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड सोचने की कोशिश करिए, 20 सेकंड कोशिश करिए। चलिए देखिए, बहुत सिंपल, मेरी बात सुनिए, सोचिए, ये गलती कितने की कर रहा है, 5 डिविजन की। अरे 100 में से कितने डिविजन की गलती कर रहा है, 5, मतलब एक्स्ट्रा कितना बता रहा है, 5। तो आया कितना है आखिरी में, 19। अरे भाई 5 कंप्लीट रोटेशन हो गए तो 5 mm तो हो ही गई। अब एक्स्ट्रा और कितना और था, 19 डिविजन और जोड़ने थे, 19 डिविजन और बताने थे। तो 19 में से 5 तो एक्स्ट्रा ही बता रहा, मतलब 5 घटा दो, मतलब कितने आ गए, 14 डिविजन। तो अगर तो हमने कहा एक डिवीजन में 0.01 चलता है, तो लीस्ट काउंट की अगर बात करें, जो लीस्ट काउंट है वो कितना आएगा, 0.01 mm। एक रोटेशन में चलता है 1 mm, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। तो 19 में कितना, 19 में 14 में कितना चलने वाला है, 0.14। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 0.14, मतलब 5.14 mm इज योर रिक्वायर्ड। अगर हम आपको फार्मूले से करना है तो आपको फार्मूले से कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप इसकी एरर निकाल लीजिए। ये तो हमने बिना फार्मूले के आपको बताया, एरर निकालिए। एरर कैसे निकालेंगे, ये तो हमने बिना पेन उठाए और इन सबको स्कोर लीक बना सकते हैं। एरर निकालते हैं, एरर कैसे निकालेंगे। कितना रेफरेंस लाइन के सामने दिख रहा है, 5। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01। अब आपको उम्मीद है लिस्ट काउंट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, 1/100। कितना आ गया एरर, 0.05 mm की क्या आ गई, 0.05 mm की क्या आ गई, एरर आ गई। क्लियर, अच्छा भाई ठीक है। अब देखिएगा, रीडिंग निकालते हैं भाई। रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो एमएसआर कितना है, 5 कंप्लीट रोटेशन, तो 5 mm, प्लस एक एक रोटेशन में 1 mm, तो 5 में 5 mm, प्लस रेफरेंस लाइन के सामने कितना आया, 19, इंटू लिस्ट काउंट कितना, 0.01, कितना आ गया, 5 प्लस 0.19, मतलब 5.19 mm। ये क्या आ गई, रीडिंग। अब ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव। तो फाइनल जो थिकनेस होगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5.19 से क्या माइनस कर देंगे, एरर को माइनस कर देंगे, 0.05। कितना आ जाएगा, 5.14 mm। यही चीज हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे थे, यही चीज हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे थे। अरे आया, क्लियर। तो ये हमारी कौन सी एरर हो गई, ये हो गई हमारी पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। इस बात को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। मैं अपनी हाइट नाप रहा था, हमें मालूम है कि नीचे से टेप 5 मान लो सेंटीमीटर गलत है, और हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर आई, तो हम उसमें से 5 क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बता रहा है ना, तो हम उसको घटा देंगे, मतलब एक्चुअल में मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी एरर, नेगेटिव एरर। अब ये नेगेटिव एरर क्या होगी, मान लो उसका मेटल का हिस्सा टूट गया है, मेटल का हिस्सा टूट गया, तो अब ये जो कैप है, ये मान लो अंदर चला गया, अंदर चला गया। अब ये 5 मान लो, और इस बार हमें जो दिख रहा है रेफरेंस लाइन के सामने, वो कितना दिख रहा है, 98 दिख रहा है। मतलब ये 2 डिवीजन अंदर चला गया है, 100 में से 2 डिवीजन क्या हो गया, अंदर चला गया है। तो इस बार जो है हमें हमें जानकारी दे रहा है, वो 2 डिवीजन की जानकारी गलत दे रहा, मतलब ये कम दे रहा है, तो हमें इतनी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए भाई। पहले तो हमें 0 के सामने 0 लाना पड़ेगा, तभी तो हमारी कहानी शुरू होगी। तो गलती कितने की कर रहा है, 2 डिवीजन की, और ये 2 डिवीजन क्या कर रहा है, कम बता रहा है। जैसे यहाँ 5 डिवीजन, मान लो इस सवाल में 3 डिवीजन ज्यादा बता रहा था, और यहाँ पर 2 डिवीजन क्या बता रहा है, कम बता रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ एरर हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, भैया 2 डिवीजन गलत बता रहा है, एक लिस्ट काउंट कर लो 0.01, तो आंसर कितना आ गया, 0.02 मिलीमीटर। सर इस तरीके से हम इसकी एरर निकालेंगे। अब कोई किसी ने कहा भैया नहीं हमें सवाल करके दिखाओ, इस पे सवाल कैसे आ सकता है, तुमने कर लो, नेगेटिव एरर पे सवाल बना लेते हैं। कैसे, समझिएगा, समझिएगा। मान लीजिए रेफरेंस लाइन की, जब कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, तो रेफरेंस लाइन के सामने मान लीजिए 95 लिख के आया, रेफरेंस लाइन के सामने कितना आया, 95 लिख के आया, ऐसे 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 95 लिख के आया, और यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 0 होगा। जब नेगेटिव एरर होगी तो 0 ऊपर होगा, और जब पॉजिटिव एरर होगी तो 0 नीचे होगा, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछते हैं, ये नहीं लिखेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव बस ऐसे बता देगा, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने डिविजन हैं, 100 डिविजन हैं, 100 डिविजन हैं। पिच कितनी है, 1 mm की पिच है। तो लीस्ट काउंट बता सकते हैं आप, 0.01 mm का क्या हो गया,
लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है भाई, तो अब हमसे बोला जाए जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है उस समय 4 कंप्लीट रोटेशन इसने लगाए, प्लस रेफरेंस लाइन के सामने उसको 19 दिख रहा है। तो बताइए रीडिंग कितनी हो जाएगी। तुमने कहा ये क्या है, इसमें बहुत सिंपल है भाई। यहां गलती कितने की किया उसने, 5 की गलती की। 5 कम बताए कि ज्यादा बताए, 5 कम बताए, तो 5 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 19 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 19 प्लस 5 बटे 100। अरे सिंपल है ना, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो 4 प्लस कितना आ जाएगा 24, 24 24 अपॉन में तो 0.24, मतलब आंसर आ गया 4.24 mm। ये लो आंसर आ गया। अब किसी को नहीं हमें फार्मूला फार्मूला ही करना, तो लो पहले एरर निकाल लो, पहले एरर निकाल लो। एरर कैसे निकालोगे भैया, 5 की गलती है तो 5 इंटू 0.01, तो फिर एरर कितनी आ गई 0.05 mm की क्या आ गई एरर। ये कैसी एरर है, नेगेटिव एरर। अब रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग निकालने के लिए कितने कंप्लीट रोटेशन, 4 प्लस 19 बटे में 100 कितना आ गया 4.19 mm, ये हो गया। अब ये नेगेटिव एरर तो इसमें क्या होगी ऐड, तो 4.19 प्लस 0.05, तो आंसर कितना आ गया 4.24 mm। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो बहुत सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और बच्चों जे एडवांस तक सवाल लगाइए, मस्त सारे हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है देयर आर, और कोशिश करिएगा इसको ओनली लगाने की, वो सिंपल सवाल है। उसने कहा देयर आर 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इसी सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन हैं, 100 डिविजन हैं। ठीक है, पिच कितनी है 1 mm है। तो हमने इतनी बात सुनी और हमने कह दिया लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो कितना आ जाएगा 1/100, मतलब 0.01 mm क्या आ गई, इसकी लीस्ट काउंट आ गई। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए कि भैया लीस्ट काउंट है। विद नो मेजरिंग क्वांटिटी बिटवीन द जॉज, मतलब जॉ से जॉ टच है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखा नहीं है। तब क्या हो रहा है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, नीचे है, मतलब कितना है 5 है, ऑलरेडी 5 की रीडिंग दे रहा है। तो अब एरर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्या लिखेंगे, 5 की रीडिंग ऑलरेडी दे रहा है, लिस्ट काउंट 0.01, मतलब कितना आ गया 0.05 mm। ये आ गई क्या आपकी एरर। ठीक है भाई, एरर तक समझ गए। अब उसने क्या, यूजिंग दिस स्क्रू गेज इट इज फाउंड 4 लीनियर स्केल डिवीजन। लीनियर का मतलब हो जाएगा मेन स्केल की बात कर रहा, 4 लीनियर स्केल डिविजन एंड क्लियरली विजिबल 60 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो बहुत आसान है। उसने कहा चार जो है वो मेन स्केल की रीडिंग दिख रही है, मेन स्केल की मतलब 4 mm वो हो गया। और 60 किसकी दिख रही है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग दिख रही है। तो अगर हम इसको ऐसे निकालें, अगर फार्मूले से खेलना, वरना इसको वर्डली लगाएंगे अभी, देखिएगा 4 प्लस 60 इंटू 0.01, कितना आ गया 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.60, मतलब 4.6 mm। ये आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास। अब इसमें एरर कितनी है 0.05 की, वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में थिकनेस कितनी आ जाएगी, जो भी क्वेश्चन डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर कितनी आ जाएगी 4.6 माइनस 0.05, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास, ये जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 4.55 ये हो। अब अच्छा, इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, कैसे समझिएगा। गलती कितने की उसने करी, 5 डिविजन की गलती है, और यहां दिख कितना रहा 60, 5 एक्स्ट्रा बता रहा, तो 5 इसमें से घटा दो हो जाएगा 55। तो 4 तो उसने कंप्लीट लगाए, 4 तो उसने कंप्लीट रोटेशन किए, तो 4 और प्लस कितने 55 और, तो 4 प्लस 0.05 आंसर आ गया 4.55। सिंपल, ये बिना पेन उठाए भी ऐसे इसको कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, ये कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। ध्यान से देखो, उसने कहा 5 डिविजन वो एक्स्ट्रा बता रहा है, और बाद में जब तुमने देखा तो 60 डिवीजन आए, इसमें से 5 घटा दो तो 55 ही तो बचे। तो 4 कंप्लीट और 55 डिवीजन 100 में से, तो 4 प्लस 55 बटे 100, मतलब आंसर आ गया 4.55 आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल एक बेहतरीन सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। उसने कहा द स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन, द स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन
ऑफ द स्क्रू कॉज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस 0.25 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? उसने कहा 5 चक्कर लगाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 0.25, या कह लो 2.5 मिलीमीटर, है ना। 0.25 सेंटीमीटर कह लो या 2.5 मिलीमीटर कह लो, ठीक है ना। तो 5 चक्कर लगाने पर 2.5 मिलीमीटर चलता है, तो एक चक्कर लगाने पर कितना चलेगा? एक चक्कर लगाने पर कितना चलेगा? 2.5 अपॉन में 5 मिलीमीटर, मतलब कितना? 0.5 मिलीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका? पिच। एक चक्कर लगाने में जितना आगे बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच। तो हमने सबसे पहले लिखा पिच कितना है सवाल में, वो है 0.5 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा कितने इसके सर्कुलर डिवीजन है? 100 सर्कुलर डिवीजन है, ठीक है ना। द अब लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.5 पिच अपॉन में 100, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.005 0.005 mm, 0.005 mm। अरे क्लियर, अरे क्लियर। फिर से कितने डिविजन हैं इसमें? कितने डिविजन इसमें? 100 डिविजन हैं। पिच कितनी है? 0.5, तो 0.5 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा? 0.005 mm। ये आ जाएगी क्या? आपकी लीस्ट काउंट। ये क्या आ गई? आपकी लीस्ट काउंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है? अब उसने कहा कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन। उसने 4 मेन स्केल डिवीजन दिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक जब वो चलता है पूरा चक्कर तो कितना चलता है? 0.5, 2 में 1 mm, 3 में 1.5, तो 4 में 2 mm। इसका मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2 mm। अरे बच्चों, 4 मेन स्केल के डिवीजन में वो चला है। एक में कितना चलता है? 0.5, तो 4 में कितना चलेगा? 4 इंटू 0.5 मतलब 2 mm। ये क्या आ गई? हमारा मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अच्छा, अब सर्कुलर स्केल में कितना रीडिंग दिख रही है उसको? 30 दिख रही है, मतलब CSR कितना है? 30 है। तो अब इसमें कोई एरर तो है नहीं, तो हम लोग कह देंगे रीडिंग जो आ जाएगी इसकी, जो रीडिंग आ जाएगी इसकी, वो कितनी आ जाएगी? ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस 30, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.005। तो 2 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाने वाला है? 3 बचे 15, और 3 बचे 15, और एक जीरो, और कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 3 के बाद, मतलब 0.150, मतलब आंसर आ गया 2.15 2.15 mm। 2.15 mm। अगर उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 0.215 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि स्क्रू गेज क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने स्पेशली इन दोनों को अलग अलग वीडियो बनाकर आपको समझाया, ताकि इनमें से मतलब हमें नहीं मालूम भाई, मैकेनिक्स में सागर है, मैकेनिक्स में कहाँ से आएंगी चीजें, ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि एग्जैक्ट कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, हम ये आपको बता सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में से 2 टॉपिक में से एक टॉपिक पे 100% सवाल आएगा। तो प्लीज इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी काइनेमेटिक्स शुरू हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स 1 की बात करेंगे, मतलब मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।